हेलो स्टूडेंट, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 10 सोशल साइंस में से हम करेंगे टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ असर्शन रीजन टाइप, जिसमें से जो है आपके सोशल साइंस में आपको पता है कि न्यू जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप जो है इस वीडियो को कम्प्लीटली गो थ्रू करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें हमने हर एक सब्जेक्ट को कवर किया है जो भी आपके टर्म 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जहाँ पर कि मैंने यहाँ पर मतलब सर्च एंड रीजन का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से ही आपको जो है पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहेगा और उसके बाद पर्टिकुलर असर्शन और रीजन दिए हुए रहेंगे, बाद में आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा असर्शन दिया हुआ है दैट इज ट्रीटी ऑफ वियना वॉज साइंड इन 1815 कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उसको कब साइन किया गया था 1815 ईस्वी में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन में क्या बोला, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू अंडू द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियन वॉर्स। नेपोलियन वॉर्स के टाइम पे जितने भी चेंजेस आए थे दोबारा से उसको अंडू करना था, मतलब उसको रीस्टोर करना था पहले की तरह। तो मेन ऑब्जेक्ट ट्रीटी ऑफ वियना का यही था। ठीक है ना, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और साथ ही में ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसका, असर्शन का, जिस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर विच इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इवेंट दैट मार्क द एज ऑफ रिवोल्यूशन इन यूरोप। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है ना एक इन्फ्लुएंशियल इवेंट था जिसकी वजह से एज ऑफ रिवोल्यूशन यूरोप में आया। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंच रिवोल्यूशन ट्रांसफर दी सोवरेनिटी फ्रॉम द पीपल टू द मोनार्क। क्या फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद जो सोवरेनिटी थी वो लोगों से मोनार्कियल सिस्टम के पास चली गई? क्या बिल्कुल नहीं, बल्कि मोनार्कियल से लोगों के पास चली गई। तो रीजन इन लोगों ने दे दिया गलत, असर्शन दिया है बिल्कुल ट्रू। और ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन जो है मुझे किस में मिलेगा, सी में। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ये यूरोप की वुमेन के बारे में ही बात हो रही है कि उन लोगों ने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए थे, न्यूज़पेपर को भी फाउंड किया था और कई सारे पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट कर रही थी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। लेकिन इसके बावजूद भी जब असेंबली के इलेक्शन हुए तो उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट है, लेकिन ये जो है ना इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। ठीक है ना, इस वजह से हमारे असर्शन और रीजन तो ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, जिस वजह से आपके क्वेश्चन 3 का बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड दी बाल्कन। मोस्ट सीरियस जो सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन था यूरोप में 1871 के बाद, तो वो कौन था? बाल्कन का एरिया था, हम सभी को पता है। बिल्कुल स्टेटमेंट जो है ये असर्शन का बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो जो बाल्कन का ज़्यादातर एरिया जो है किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। तो ये स्टेटमेंट भी इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बोला है। तो और इस जो है इसका जो है इन लोगों ने रीजन भी सही दिया है। आप जो है ना रीजन कैसे आप सही मानोगे और कैसे हम उसको गलत मानेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन सही से वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है ना, मतलब ये जो भी चीज़ बोल रहा है ना तो उसको एक्सप्लेन, मतलब ये वाला मैटर जो है इसमें थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो टेंशन था वो बाल्कन का सबसे ज़्यादा था। ठीक है ना, और वहाँ पर कंट्रोल किसका था? ऑटोमन एम्पायर का। तो ये यहाँ पर दोनों चीज़ें कनेक्टेड है, इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिविल कोड ऑफ 1805 इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। आपको पता है नेपोलियन कोड का दूसरा नाम 1805 नहीं बल्कि 1804 था। इसका मतलब ये असर्शन तो इन लोगों ने गलत ही बोल दिया। अगला देखते हैं, नेपोलियनिक कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ जो है नेपोलियनिक कोड में था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है रीजन ट्रू है लेकिन जो है असर्शन ही फॉल्स है। तो आपका 5th क्वेश्चन का कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन, जो कि क्या कहता है ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कस्टम यूनियन और जोल्वेरिन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ रशिया। ठीक है ना, कस्टम यूनियन जिसका मतलब जिसका ही नाम था जोल्वेरिन, जो कि फॉर्म्ड हुआ था एट द इनिशिएटिव ऑफ रशिया।
ये क्वेश्चन, ये जो है असर्शन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। टैरिफ बैरियर्स वर एबॉलिश्ड एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2। टैरिफ बैरियर को हटा दिया गया और जो करेंसीज के नंबर्स थे ना वो 30 से कम करके 2 कर दिया, ठीक है ना। और ये जो है कस्टम यूनियन में पूरी बात ही यही थी, तो दोनों जो पॉइंट है बिल्कुल कनेक्टेड है। इस वजह से हम कहेंगे कि इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है और साथ ही साथ 6 क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनिशियली नेपोलियन वॉज वेलकम बाई पीपल बट लेटर पीपल लॉस्ट फेथ इन हिम। लोगों मतलब जो शुरू में नेपोलियन को लोगों ने उसका वेलकम किया, लेकिन बाद में जो है उसका विश्वास जो है मतलब उसने अपना विश्वास खो दिया जनता से। और रीजन में क्या बोला है, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कॉन्स्पिरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मीज क्रिएटेड हॉस्टाइल सिचुएशन। लेकिन जब नेपोलियन आ गया तो उसने टैक्सेशन बढ़ा दिया, सेंसरशिप बढ़ा दिया, जासूसी करवाने लग गया फ्रेंच आर्मी, जिसकी वजह से सिचुएशन कैसी हो गई, हॉस्टाइल हो गई, मतलब कि अनफ्रेंडली हो गई। तो ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है, और साथ ही में ये इसको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि भाई लॉस्ट, विश्वास खोया तो क्यों खोया, उसके पीछे का रीज़न ये था। तो इसका मतलब कि रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इस वजह से हमारा 7th क्वेश्चन के सब में भी हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ऑफ विच ओनली 1 वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस। इटली को जब 7 स्टेट में डिवाइड किया गया तो वो जो एक था, कौन सा था, आई थिंक सर्डिनिया पिडमेंट करके था, उसी को इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था। बाकी जो है रीजन में इन्होंने हमसे बोला है द नॉर्थ वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। ये बिल्कुल स्टेटमेंट इन लोगों ने गलत बोल दिया, क्योंकि नॉर्थ वॉज दी अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग डायनेस्टी। हैब्सबर्ग का कंट्रोल नॉर्थ पे था, जबकि बॉर्बन वाले जो थे साउथर्न पार्ट में थे, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ की वजह से हमारा गलत हो गया। तो रीजन तो हो गया क्या हमारा गलत, असर्शन बोल रखा है सही। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8th क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान गॉटफ्रेड हर्डर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो कि इन्होंने ही बोला था। तो बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट ठीक है। इट वाज पॉपुलराइज फोक डांस, फोक पोइट्री एंड फोक डांस। तो फोक सॉन्ग, पोइट्री एंड डांस, इससे जो है फेमस करवाया था ये कॉमन लोगों ने ही। तो ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, जिस वजह से 9th क्वेश्चन का भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्स प्लानिंग इज अ मेथड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड है, इसलिए उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये इसको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इस वजह से हमारा असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और साथ में जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, एलुवियल सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। एलुवियल सॉइल कॉटन के ग्रोथ के लिए सही होता है क्या, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। कॉटन के ग्रोथ के लिए तो ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है कपास की खेती। तो ये स्टेटमेंट तो लोगों ने गलत बोल दिया। अब नेक्स्ट है, एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल रीजन। अब एलुवियल सॉइल जो है ना नॉर्थ इंडिया में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो ईस्टर्न का कोस्टल वाला प्लेन है ना उसमें भी एलुवियल सॉइल पाया जाता है। पता चलिए आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीजन बिल्कुल ट्रू है, तो जिस वजह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 में डी के साथ जाएंगे और हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 वो साइंड इन 1992 एट रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में जो ये साइन हुआ था, बात बिल्कुल सही बोली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है किस पे फोकस करता है, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन पे फोकस करता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के साथ भी मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। इस वजह से हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि असर्शन रीजन दोनों ठीक तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिड सॉइल आर फाउंड इन उड़ीसा। एरिड सॉइल जो है उड़ीसा में पाया जाता है क्या। आप एरिड सॉइल किस टाइप का सॉइल होता है, मतलब कि ऐसा सॉइल जो कि ड्राई क्लाइमेट, मतलब जहाँ पर मतलब आप ये सोचो ना रेतीली टाइप मिट्टी, तो ये हमारे उड़ीसा में नहीं पाया जाता, बल्कि वेस्टर्न राजस्थान में, हरियाणा में, थोड़ा सा पंजाब में पाया जाता है, लेकिन उड़ीसा में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। थोड़ा सा जो है गुजरात में भी पाया जाता है, लेकिन उड़ीसा से तो एरिड सॉइल का दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है। इस वजह से यह तो हमारा हो गया गलत, असर्शन गलत हो गया। रीज़न जो है बिल्कुल सही है, तो जिस वजह से हम किसके साथ जाएंगे, ये 13 क्वेश्चन का आपका डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोली हुई है। और दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट, और ये जो सॉइल होता है किसके लिए सही होता है, कैश्यू नट के लिए होता है। तो आप देखो इस लेटेराइट सॉइल के बारे में यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर ये होते हैं और इस मिट्टी में जो है कैश्यू नट बहुत अच्छा होता है। तो दोनों चीज़ें जो है ना बिल्कुल सही, मतलब एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, एक दूसरे का कनेक्शन भी दिख रहा है यहाँ पर। तो 14 क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ब्लैक जो काली मिट्टी होती है उसका रंग काला होता है और उसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही है। ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ लावा फ्लो, और वो लावा के फ्लो से बनता है। तो दोनों इसको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, एक दूसरे का कनेक्शन आप यहाँ पर समझ ही सकते हो। तो आपका ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन फ्लड प्लेन्स, मतलब जूट वहाँ पर अच्छी तरीके से फर्टाइल होता है जहाँ पर कि बाढ़ आई हो, फिर वहाँ पर वेल ड्रेन्ड जो है फर्टाइल मिट्टी में जो है जूट बहुत अच्छे से होता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा जो है मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। तो ये स्टेटमेंट मतलब कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है ना, असर्शन रीजन दोनों ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। अब देखिए कैसे नहीं दे रहा। अब इन्होंने अगर असर्शन में ये बोला था ना कि जूट जो है इस वाले एरिया में मतलब कि आपका एक वेल ड्रेन इनफर्टाइल में होता है। अगर रीजन में हमसे ये बोलते हैं ना कि ये सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, या फिर जूट को ही लेकर कोई अलग स्टेटमेंट होती, तो हम बोल सकते थे कि उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रहा है, जिस वजह से हम जाएंगे किसके साथ, बी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टी कल्टीवेशन जो है एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ठीक है ना, ये बोला इन्होंने, ये बात बिल्कुल ठीक है। कल्टीवेशन कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, टी बशेस रिक्वायर अ वार्म एंड मोइस्ट फ्री क्लाइमेट। कल्टीवेशन जो है पूरे साल किया जा सकता है, और चाय की जो झाड़ियाँ होती हैं उनको वार्म और मोइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टी कल्टीवेशन के बारे में अलग बात हुई, लेबर इंडस्ट्री मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर कल्टीवेशन को लेकर बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है सही से, इस वजह से हमारा बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज प्राइमरी एक्टिविटी, इंडिया का जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। इस बात पे हम से कोई किसी को डाउट नहीं है, और हमारी 2/3 जनसंख्या अभी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जुड़ी हुई है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इस वजह से आपका 18 क्वेश्चन का ए ऑप्शन के साथ हम बिल्कुल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Horizontal distribution of power allowed different organ of government placed at the same level to exercise different power, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उसके साथ पावर शेयर किया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और उसी को तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं ना। तो इस वजह से हमारा ये जो सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका 19 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट adopted a series of majoritarianism measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी। जो गवर्नमेंट ने मेजोरिटनिज्म की पॉलिसी को अपनाया ताकि वो सिन्हाला को सुप्रीमेसी दे, उसको जो है सबसे ज़्यादा सुप्रियोरिटी में रखें। रीजन में क्या दिया, द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और श्रीलंकन के जो तमिल्स थे उन लोगों ने क्या किया, पार्टी और स्ट्रगल किया और ताकि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज मिले। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है और यहाँ पर उसके जो अपोजिशन की बात हो रही है। यहाँ पर अगर सिन्हाला की ही यहाँ पर होता ना कि उन लोगों ने सिन्हाला को क्यों दिया, ताकि क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, वो उनका खुद का रिलीजन था एंड ऑल, तब तो हमारा वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, लेकिन यहाँ पर ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिस वजह से इस वाले हम क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का, बिल्कुल सही बात है, और ये इतना छोटा है जितना मतलब हरियाणा, ये हमारी जो स्टेट है ना हरियाणा, उससे भी ज़्यादा छोटा है। तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, छोटे की बात हो रही है और स्मॉलर की तुलना की है, तो इस वजह से 21 का हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। बेल्जियम में जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, और उसमें वही लोग जाते हैं, मतलब वही लोग वोट देते हैं जो कि सिर्फ वन लैंग्वेज कम्युनिटी के होते हैं, और उसी से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की गवर्नमेंट बनती है। और रीजन में क्या बोला कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, और कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास वो पावर होती है जिससे कि वो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने का काम करें, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, साथ में जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो जिस वजह से 22 का ए ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेल्जियन लीडर्स रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिव ऑल कम्युनिटी। बेल्जियन के लीडर्स ने ये रियलाइज कर लिया था कि अगर कंट्री में यूनिटी चाहिए तो सारी कम्युनिटी को जो है रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बेल्जियम फेवर डच स्पीकिंग कम्युनिटी, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये तो इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। तो आपका असर्शन जो तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, जिस वजह से 23 का आपका सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस्ड एथिकल प्रॉब्लम अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में ही एथिकल प्रॉब्लम देखने को मिला डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। दोनों में एथिकल प्रॉब्लम आई। अब रीजन में क्या बोला, बोथ दी कंट्रीज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग एग्रीमेंट विच गिव इक्वल पावर टू ऑल कम्युनिटीज। दोनों ही कंट्रियों ने जो है अपना मामला इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि सबको सभी कम्युनिटी को इक्वल पावर दिया। नहीं, ऐसा सिर्फ बेल्जियम ने किया, श्रीलंका ने नहीं किया। इस वजह से रीजन हमारा गलत हो गया। तो असर्शन ठीक है लेकिन रीजन असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो 24 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर शुड reside with one person or group located at one place in a democracy। क्या डेमोक्रेसी के अंदर पावर को एक बंदे या फिर एक ग्रुप को दे देना चाहिए क्या? ये बात तो शुरू में ही गलत बोल दी। अब रीजन भी देख लेते हैं। इन ए डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। डेमोक्रेसी के अंदर जो है पावर शेयरिंग हेल्प करता है ताकि सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम से कम हो। तो रीजन तो ठीक है लेकिन असर्शन ही गलत है। तो हमारा जो है 25 का डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 बाय द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमारे इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई 1992 में, जिसके लिए हमारे संविधान में अमेंडमेंट भी किए गए। अब रीजन में हमसे इन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड एक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए अमेंडमेंट किया गया ताकि डेमोक्रेसी के अंदर थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बने जो कि ज्यादा पावरफुल और एक्टिव रहे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका मतलब हम आप समझ रहे हो कि आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री। फेडरलिज्म एक इस टाइप की गवर्नमेंट की सिस्टम होती है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उसमें, चाहे वो सेंट्रल स्टेट हो या फिर और भी लेवल की गवर्नमेंट हो। और रीजन में बोला यूजुअली अ फेडरेशन हैज 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यूजुअली क्या फेडरेशन के पास 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है क्या? यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली मतलब मोस्टली तो देखा जाता है तो 2 ही देखने को मिलते हैं, बट कुछ कुछ कंट्री जैसे हमारी कंट्री है बेल्जियम है तो इसमें 3 भी है, बट यूजुअली के साथ आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, इस वजह से हम 27 के क्वेश्चन के साथ जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेल्जियम में पहले किस टाइप की गवर्नमेंट थी? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन बाद में उन लोगों ने कैसा अपना लिया? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना लिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेल्प्स टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है ना वो रीजनल डाइवर्सिटी को जोड़े रखने में काम करती है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेल्जियम का मामला था और यहाँ पर सिर्फ फेडरलिज्म की बात हो रही है, तो दोनों चीज़ सही तो है लेकिन वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, इस वजह से 28 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आर कंसिडर्ड एज रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो कि ना इन तीनों लिस्ट में नहीं होते उसको रेजिड्यूरी सब्जेक्ट बोलते हैं। बात बिल्कुल सही है। इट इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट दैट कम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। ये इसमें वही सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है जो कि संविधान बनने के बाद आए थे। दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट के बारे में ही ये बात कर रहा है तो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो 29 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजोरिटी। जब किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तब बनती है गठबंधन की सरकार। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं इसके रीजन को। कोलिशन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ क्लियर मेजोरिटी। इन्होंने क्या कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है ना वो ज़्यादा पावरफुल होती है अगर हम बात करें क्लियर मेजोरिटी की। तो बिल्कुल गलत बात है। कोलिशन गवर्नमेंट कभी भी पावरफुल नहीं हो सकती, उनमें बीच बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, स्टेबिलिटी भी नहीं होती, ज़्यादातर 5 साल की सरकार चलती भी नहीं है। तो असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है, इस वजह से 30 क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है अगर किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को चाहिए तो, ठीक है। अब उन्होंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स द इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स आर अडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन प्रोसेस। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इस बात को इंश्योर करता है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स को अपनाएं, तो उसी से तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, इस वजह से 31 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A high average income is not
इंडिकेशन ऑफ द ओवरऑल वेलबींग और ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कंट्री। अगर किसी भी कंट्री का हाई एवरेज इनकम है, इससे ये कतई नहीं पता चलता कि उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा है या फिर ओवरऑल वेलबींग भी अच्छा है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज इनकम डज नॉट कवर इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटीज एंड पब्लिक फैसिलिटीज इन अ कंट्री। एवरेज इनकम जो है उसमें ना तो लिटरेसी रेट का पता चलता है, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ का पता चलता है, ना पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पता चलता है। तो दोनों स्टेटमेंट में एक ही बात हो रही है, तो इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। तो आपका 32 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सीमा जो है 5 दिन काम करती है, उसको इनकम जो है लास्ट डे पे मिल जाता है और सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है। अब रीज़न में क्या बोला कि सीमा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है क्या? बिल्कुल, ये सारी क्वालिटी उन्हीं लोगों के में होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। तो दोनों ठीक है और साथ ही में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसलिए 33 का भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। हमारे इंडिया के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर है सबसे ज़्यादा रोजगार देती है। बात बिल्कुल सही बोली है। द डिमांड फॉर सर्विस हैज इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। और जो फिलहाल जो है ना सर्विस सेक्टर की डिमांड बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिस वजह से दोनों स्टेटमेंट ठीक तो है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट एवरी गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड टू नो दी टोटल प्रोडक्शन। जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और बेचे जाते हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको टोटल प्रोडक्शन में जोड़ें, क्योंकि गुड्स एक जगह हुआ तो क्या पता वो दूसरी जगह इंटरमीडिएट गुड किसके रूप में काम कर रहा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट रीजन में दिया, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द अब जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की सारी वैल्यू शामिल होती है, जिस वजह से ही हम उसको टोटल प्रोडक्शन में नहीं जोड़ते हैं। तो इसको एक्सप्लेनेशन दे दिया, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ये तो हमें पता चल ही गया। तो 35 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स जैगरी फ्रॉम शुगर केन इज इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। एक इंसान जो कि गन्ने से बना रहा है गुड़, क्या वो प्राइमरी सेक्टर में है? यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से चीज़ें गुजर रही हैं, जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग से चीज़ें गुजरी ना, वो प्राइमरी नहीं बल्कि वो सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है, इसलिए हमारा असर्शन तो हो गया गलत। अब देखते हैं रीज़न को, कि रीज़न में इन लोगों ने क्या बोला है, व्हेन सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस। जैसे ही मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी प्रोसेस हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्टर का एक हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये जो है रीज़न हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन असर्शन गलत है। तो हमारा जो है 36 का सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, सॉरी, असर्शन हमारा फॉल्स है और रीज़न बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो आपका ये वाला जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 36 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्सरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर निकल कर आया है, किसको रिप्लेस करके? प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर का मतलब है कि ये हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। तो 37 का ये स्टेटमेंट तो जो असर्शन है बिल्कुल ठीक है। टेरिटरी सेक्टर इंक्लूड टीचर, बार्बर, डॉक्टर, लॉयर, और टेरिटरी सेक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती, ये भी ठीक है, लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं ना। टेरिटरी सेक्टर के बारे में बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि प्राइमरी सेक्टर को जो रिप्लेस किया। अगर यहाँ पर इन लोगों ने बताते कि किस तरीके से रिप्लेसमेंट हुआ क्या नहीं, तब तो वो एक्सप्लेनेशन देता, लेकिन यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, जिस वजह से हम जाएंगे 37 में बी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो अपने आप ही सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, ये असर्शन में बोला और ये बात बिल्कुल सही है। और रीजन में क्या बोला, एज द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप, जैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलप होगा तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब की डिमांड बढ़ेगी, और ये है क्या? सर्विस सेक्टर के पार्ट है, तो ये इसको एक्सप्लेन भी दे रहा है, तो ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी शो हाउ बिग द इकोनॉमी। जीडीपी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, बिल्कुल सही बात बोली है इसने। अब नेक्स्ट है, जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। नॉट एट ऑल। जीडीपी के अंदर से प्राइमरी सेक्टर को देखते हैं क्या? नहीं, सेकेंडरी, टेरिटरी सब कुछ देखते हैं, इस वजह से रीजन गलत हो गया, असर्शन ठीक है। तो 39 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर गोइंग डाउन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए क्रूड ऑयल का जो रिजर्व है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और इसीलिए हम सबको ज़रूरत है कि हम जो है सब्सटीट्यूट फ्यूल सोच लें कि मतलब हमें क्या यूज़ करना चाहिए क्रूड ऑयल की जगह। रीज़न में तो ये बात बिल्कुल सही बोली है। अब रीज़न में क्या दिया, अ कंट्री इज़ अ डिपेंडेंट कंट्री दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट फॉर क्रूड ऑयल विल डिमांड मोर क्रूड ऑयल इन फ्यूचर। ऐसी कंट्री जो कि क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट है, वो फ्यूचर में अपनी डिमांड और बढ़ाएगी। ये बात भी सही है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं। एक्सप्लेन तो ये तब करता जबकि हमें ये बताता कि हाँ अब हम जो है सब्सटीट्यूशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं क्रूड ऑयल की जगह, ठीक है। तो इसलिए हमारा दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है का, इस वजह से हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और इसके अलावा जो हमारे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 PYQ है, वो सीरीज़ को भी आप ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं।